this is Avinash Sharma here and I welcome you all to the Crown Success. I hope आप सब अच्छे होंगे। मैंने आप लोगों से कहा था कि यूपीएससी के एमसीक्यू सॉल्व करने के एक सीरीज लेकर आऊंगा और आप देखना ये जो हम आज करीब 8-10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप देखना बेसिक नॉलेज के आधार पर। मतलब आपको जीरो भी नॉलेज है ना, अगर कुछ भी नहीं आता, मैं आपसे कह रहा हूँ कुछ भी नहीं आता, बस इस सोसाइटी की नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, उस आधार पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप देखना। ठीक है, कुछ ये क्वेश्चंस हैं, इनको डिस्कस करेंगे हम। और इन क्वेश्चंस मतलब इस तरह की सीरीज में डेली चलाता रहूंगा, डेली आपको ये सीरीज मिला करेगी। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज के आधार पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और मतलब मेरे साथ समझना आप कि कैसे हम क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, किस तरीके से हमें एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आप देखना अपने अगर आपकी 50% क्या है ना, वो 80-90% तक पहुंच जाएगी इस तरीके से, क्योंकि 30-35-40 क्वेश्चन तक ही आते होंगे सभी को। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद खेल खेलना होता है यूपीएससी के एग्जाम में। तो वो खेल मैं आप सिखाऊंगा आपको, अगले 10 दिन तक ये सीरीज चलेगी बेहतरीन तरीके से, बहुत कुछ सीख जाओगे। बस चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर दिया करो अगर समझ में आएगी तो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज हमारा आयुष्मान भारत मिशन के बारे में है। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला हुआ है कि विद रेफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके बारे में देखो कथनों पर विचार करना है। प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाया जाना चाहिए। देखो अवश्य वाली बात अगर इसमें आ गई ना, ये एक्सट्रीमिस्ट हो गया, मतलब एक्सट्रीम हो गया है, ये अवश्य वाली बात तो नहीं है। देखो इसमें देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल आयुष्मान भारत के मिशन के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा कि यार कुछ हेल्थ से रिलेटेड है, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम है कि हाँ भाई इसमें क्या हो सकता है कि कुछ चीजें हमारे सॉल्व करने वाली होंगी, मतलब कि कुछ चीजें वैसी होंगी जिसमें फ्री में इलाज या ऐसा कुछ। बाकी शायद तो हमें कुछ आता नहीं है, बाकी हम ये कुछ अभी पढ़ी नहीं। अभी आयुष्मान भारत मिशन के बारे में आपने सबने सुना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ये चर्चा में थी, बहुत ज्यादा इसका प्रचार भी हुआ था, तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा आयुष्मान भारत हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, अब प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। गवर्नमेंट की स्कीम है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो इसे अप्लाई कर सकते हैं, बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसमें जो है कहीं ना कहीं आनाकानी करेंगे। या कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिन्हें गवर्नमेंट से कुछ फैसिलिटी मिल रही है, कुछ मतलब कुछ अपना फायदा होगा, तभी प्राइवेट हॉस्पिटल इस मिशन को, इस स्कीम को अपने हॉस्पिटल में अप्लाई करेंगे। तो सभी प्राइवेट हॉस्पिटल तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। देखो स्टेटमेंट 1 हमारी गलत होगी, इस प्राइवेट का गलत होनी चाहिए, मतलब प्राइवेट वर्ड के आने से ही ये जो स्टेटमेंट 1 है ना हमारी, ये रॉन्ग हो गई है। अब ये रॉन्ग होती है तो आप देखो ऑप्शन ए कट गया है हमारा, ऑप्शन सी कट गया, ऑप्शन डी कट गया, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। कितना इजी है, देखो कोई कोई किताब की नॉलेज की जरूरत पड़ी इसमें, कोई जरूरत नहीं पड़ी ना, कोई भी बुक की नॉलेज की इसमें जरूरत नहीं पड़ी है। और देखो कितना इजी तरीके से हमने क्वेश्चन का आंसर ले लिया। और ये जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2022 में जो पेपर आया हुआ था उसको सॉल्व करना है, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हम। अब आप इसमें ये भी बोल सकते हो कि सर आपने 19 क्वेश्चन से क्यों उठाया। देखो मैंने 19 क्वेश्चन से इसलिए उठाया, पहले मैं आपको देखो मैंने बताया ना 35-40 क्वेश्चन वैसे होंगे जो आपको नॉलेज के आधार पर सॉल्व करने, क्योंकि 35-40 में सिलेक्शन तो नहीं हो रहा, सिलेक्शन तो अगले 50 क्वेश्चन और सॉल्व करने में होगा ना। बाकी 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी आधार पर होते हैं, अपनी बेसिक नॉलेज के आधार पर, आपकी सोसाइटी की नॉलेज के आधार पर आपको जो है सॉल्व करने होते हैं। यूपीएससी खेल खेलता है, आप भी खेल खेलो ना एग्जाम में, तो ये इसीलिए मैं वाली सीरीज लेकर आया हूँ। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चन अभी 19 और फिर ऐसे करके हमारे 37, 38 इस तरीके से क्वेश्चन चलेंगे। मतलब पहले वो वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जहां से आपको पकड़ने हैं, जहां पे खेल खेलना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो गया। इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 2022 का पेपर है ये। ठीक है, आप देख सकते हो, सेट ए है ये 2022 का, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हो, चीजें खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारा 28 क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मोनोजाइट के बारे में है इसमें। देखो मोनेजाइट, 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 अब ये 3 जगह मोनेजाइट 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 लिख रखा है इन्होंने। ठीक है, इसके बारे में बोल रखा है। ठीक है, इसमें बोला हुआ है कि देखो पहले इसकी ना जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है, मोनोजाइट अकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया, यानी कि भारत के सारे तटवर्ती बालुकाओं में मोनोजाइट प्राकृतिक रूप में होता है। अब देखो ये नहीं भारत की जैसे तटवर्ती रेखा ये हो, ठीक है, ये कोस्टल लाइन होगी, मतलब थोड़ा सा मैप ऐसे माउस से कर रहा हूँ मैं एक्चुअली। तो ये देखो अगर इसमें ये कहता कि इसने बोला है कि सारे तटवर्ती जो जितने भी कोस्टल लाइन है, सारे तटवर्ती बालुकाओं में मोनोजाइट प्राकृतिक नेचुरली मिलता है, नेचुरली मिलता है। तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम हो रहा है, मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि नेचुरली मिले सब में। अगर ये बोलता है कि हाँ वेस्टर्न घाट में मिलता है, ठीक है, और पूर्वी घाट में मिलता है, तो हाँ एक बार को देख सकते थे। लेकिन ये समस्त में बोल रहा है, समस्त में तो नहीं होना चाहिए, समस्त में नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीम हो रहा है। तो हमें यही पकड़ना है जो एक्सट्रीम होगी ना, जहां पे आपको लग रहा है कि बहुत ही झूठ बोल रहा है, बहुत ही ज्यादा झूठ बोल दिया यूपीएससी, तो वो चीज आपको पकड़नी है। बस ये स्किल आनी चाहिए, यही स्किल हम सिखाएंगे अगले 10 दिन की सीरीज में, यही स्किल हम सिखाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये,
अब 3 हो गया ये, मतलब स्टेटमेंट 3 हो गई है। स्टेटमेंट 3 तो इसकी देखो ये 3 वाली स्टेटमेंट जो है गलत हो गई। अब इसके गलत होते ही देखो ऑप्शन डी गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया और ऑप्शन ए गलत हो गया। आंसर क्या बचा? ऑप्शन बी। ठीक है, स्टेटमेंट 3 के गलत होते ही ऑप्शन आंसर बचा ऑप्शन बी। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 है। इसमें देखो बायोफिल्म्स के बारे में बोल रखा है। बायो। अब बायो से मतलब आप क्या समझते हो, यानी कि जैव से मतलब आप क्या समझते हो? ठीक है, जैव का मतलब ये हो गया कि कोई जीव जिसमें लिविंग थिंग, मतलब जिसमें जीवन हो, ऐसा कुछ बायो से मतलब हो गया। फिल्म मतलब कोई मूवी वूवी, कुछ ऐसा कुछ देखते हैं हम। ये कोई किताबी नॉलेज तो नहीं है, ये बेसिक नॉलेज के आधार पर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो ना। तो जीव हो गया जिसमें जान हो, जीवन हो। ठीक है, फिल्म कोई परत फिल्म हो गई। अब फिल्म एक तो मूवी हो गई, और फिल्म उन्हें भी कहते हैं परत को, यानी कि जैसे कार के शीशों पे भी वो पतली पन्नी टाइप जो होती है वो भी एक फिल्म, उसको भी हम फिल्म कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ चीजें हैं। अब इसमें बोला है इन्होंने कि ये बायोफिल्म जो है मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सीय अंतरों बन सकती है, अंतरोपों पर बन सकती है, यानी कि कैन फॉर्म मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि बन सकती हैं। यहाँ पे ना अगर बोलते कि हाँ 100% बनेंगी या बनती हैं, तो वो एक्सट्रीम हो रहा था, वहां पे फिर हमें सोचने की जरूरत। लेकिन उन्होंने बन सकती है कि हाँ बन सकती है, इजी है। ठीक है, बन सकती है, स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा है कि कैन फॉर्म इन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सरफेस, कैन फॉर्म। ठीक है, बन सकती है यहाँ पर भी। ठीक है, ये भी हो सकता है। और जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है। ठीक है, ये भी जो है हो सकता है, यहाँ पर दर्शा सकती है। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट डी इसका राइट आंसर हो गया 37। इतना इजी है यार, देखो इतना इजी है, बस थोड़ा सा ना स्किल डेवलप करने की जरूरत है, थोड़ा समझने की जरूरत है किस तरीके से चीजें होनी है यहाँ। तो इतना इजी है ये। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, 38 क्या कहता है? हाँ, ये देखो प्रोबायोटिक के बारे में। अब प्रोबायोटिक आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, याकुल्ट्स पीते होगे ना, वो जो मिल्क का आता है वो छोटा सा ग्रोसरी की शॉप पे पीस आते होगे, 10-20 रुपए का मिलता है वो याकुल्ट, उसमें आप प्रोबायोटिक के बारे में आपने कभी देखा हो, ध्यान दिया हो तो। ठीक है, तो अब हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं? हम तो इस हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं आता, जीरो है यहाँ। ठीक है, तो इसमें बोला हुआ है प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट। ठीक है, बैक्टीरिया एंड ईस्ट के बारे में बोला हुआ है इन्होंने, यानी कि ये हो सकता है। इसको अभी होल्ड पे डालते हैं हम कि हाँ ये हो सकता है। सेकंड वाली स्टेटमेंट पे आते हैं। इसमें बोला है कि ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आवर गट। देखो इसने जो बोला है ना कि दे डू नॉट नेचुरली अकर, ये चीजें में थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, थोड़ी सी पकड़ने वाली बात है कि प्रजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते। नैसर्गिक मतलब नेचुरली हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते, ऐसा नहीं है। देखो आहार नली में पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट 2 तो हमारी रॉन्ग हो गई। अब देखो 2 रॉन्ग हो गई, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। ठीक है, अब बचे कौन सा? 2, केवल एक, और सी वाला बचा एक और। अब इससे पता चलता है कि स्टेटमेंट 1 तो हमारी ठीक है, स्टेटमेंट 1 तो हमारी ठीक है। अब 3 वाला देख लेते हैं, थर्ड वाला। अगर थर्ड सही हो गया तो ऑप्शन सी आंसर है, वरना ए आंसर है। देखो फोर्थ होता ना 25-25, पहले 2 गलत हो गई तो 50-50 पे आ गए आप। अब इसमें से कोई एक सही है, तो वो थोड़ा सा पकड़ना होता है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो आप देखना बढ़िया तरीके से आपका पेपर होगा। ठीक है, इसमें बोला कि प्रोबायोटिक्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर्स। हाँ हो सकता है, प्रजैविक दूध शर्कराओं के पाचन में सहायक हैं। हाँ होते हैं, ये तो बहुत ही बेसिक नॉलेज के आधार पर है। ये जो प्रोबायोटिक होते हैं ना, दूध की शर्कराओं के पाचन में सहायक होते हैं। हाँ होते हैं। ठीक है, थर्ड इसका आंसर हो गया, ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। देखो कितना ईजी है, इतना ईजी है कि आप इजीली कर सकते हो उसको। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है 43 वाले पे। लेकिन इसमें क्या है कि मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताया हूँ, ज्यादा कहानी नहीं समझाता। इसमें बोला कि वर्षा वन उष्ण कटिबंधीय वन और पृथ्वी के फेफड़े हैं। यदि वर्षा वन उष्ण कटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं, तो निश्चित ही आर्द्र भूमि, यानी कि आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड, वेट मीन्स गीली, लैंड मीन्स भूमि, गीली भूमियां इसके गुर्दों की तरह काम करती है। इसमें आर्द्र भूमियों का कौन सा एक उपयुक्त कथन सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ठीक है, देखो इसमें बोला है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स है एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के अधिक्य को अवशोषित कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, कर लेते। इसका आंसर हो गया डी। देखो कितना इजी, 43 आंसर हो गया इसका डी। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा 45 सॉरी, एक सेकेंड। हाँ जी, 45 के बारे में है ये। देखो इसमें बोला है कि गुच्ची, अब गुच्ची बहुत ज्यादा सुना होगा, दिल्ली में बहुत सारे लोग हमारे रहते होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे। गुच्ची गुच्ची के बारे में, गुच्ची ब्रांड के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन ये वो वाला गुच्ची नहीं है, यूपीएससी वाला गुच्ची।
ये गुच्छी है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझना है, इसको पहचानना गुच्छी को। देखो इसमें क्या है कि इसमें पहला जो स्टेटमेंट है बोला है कि इट्स अ फंगस, ये फंगस है एक, इसको अभी होल्ड करते हैं, अभी हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, इसलिए उसको अभी होल्ड कर लो, ठीक है। ये कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है, कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में ये उगती है, ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। अब देखो इसने बोला हुआ है कि ये कवक है, ठीक है, इसको अभी हमने होल्ड कर लिया, और कुछ हिमालयी क्षेत्रों में ये उगती है। अब देखो हिमालय वाला जो रीजन है ये जम्मू कश्मीर से ये यहाँ तक आता है, पूरा उत्तराखंड, फिर नेपाल सिक्किम होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, ठीक है। हिमालय वाला रीजन इतना है, लेकिन इसने सिर्फ उत्तर पूर्वी भारत की बात की कि उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है, लेकिन हिमालय तो यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर क्या होता है इसका, यहाँ पर नहीं होता क्या ये? तो स्टेटमेंट 3 इसकी गलत हो गया, 3 के देखो गलत होते हैं, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इससे पता चलता है कि ऑप्शन अब बचे ऑप्शन ए और सी, ठीक है। स्टेटमेंट 1 तो ठीक है हमारी, ठीक है, स्टेटमेंट 1 तो हमारी ठीक है। अब बचा ऑप्शन बी के बारे में और देख लेते हैं। स्टेटमेंट बी के बारे में, ये कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है, हाँ उगती है, ठीक है, हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, पॉलीएथिलीन टेरफ्थलेट के बारे में, इसके संदर्भ में जिसके हमारे दैनिक जीवन में बहुत यूज है, इसके बारे में दिया हुआ है इसमें 46 में। देखो इसमें बोला है इन्होंने, कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेज, यानी कि स्टेटमेंट टू देख लेते हैं हम, इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए यूज किया जाए। देखो ऐसा नहीं हो सकता, जो इससे बना हुआ पदार्थ होगा या फिर क्या कहते हैं पात्र होगा, जैसे प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक से तो हम कुछ भी बना सकते हैं, तो इससे बना हुआ जो कोई भी प्लास्टिक है या कोई पात्र है, बर्तन है, उसको किसी भी मादक पेय को रखने के लिए यूज किया जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो इसको खराब कर सकते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो मादक पेय होते हैं बहुत ज्यादा हाईली होते हैं, वो इसको खराब भी कर सकते हैं, तो किसी को भी तो यूज नहीं कह सकता, मतलब किसी में भी इसका यूज तो नहीं किया जाएगा। तो सेकंड वाली जो स्टेटमेंट हमारी ये तो गलत हो गई है। अब देखो सेकंड वाली स्टेटमेंट क्या गलत होती है, ये भी गलत हो गया, बी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन गलत हो गया हमारा, फिर 50-50 पे आ गए हम, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पर आ गए हैं वो, ठीक है। अब इसमें जो थर्ड वाली जो स्टेटमेंट है, पहला वाला हम देख लेते हैं, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट कि इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने के लिए सम्मिलित किया जाता है। इसको भी होल्ड कर लेता है, अभी हमें ऐसा कुछ पता नहीं है। देखो इससे बनी जो बोतल है उनका रिसाइकलिंग करके अन्य उत्पाद बनाया सकते हैं, प्लास्टिक का रिसाइकिल करके अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल बनाया सकते हैं। आपने कहीं ना कहीं सुना भी होगा, हाँ प्लास्टिक का रिसाइकिल हो गया, अन्य उत्पाद भी बन रहे हैं इसमें, हाँ बन रहे हैं इसमें। तो ऑप्शन जो हमारा सी वाला है वो ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया, स्टेटमेंट सी हमारी ठीक होगी, मतलब स्टेटमेंट थर्ड जो है हमारी वो बिल्कुल ठीक है। और देखो ए तो दोनों में ही सही था, जब हमारा बी और डी कट गया तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे भी है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर भी है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। अब हमें थर्ड और फोर्थ पहचाननी थी। फोर्थ देखो अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किया आसानी से निपटान किया जाता है। ये गलत हो गई स्टेटमेंट, क्यों? क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि कोई भी चीज का दहन होता है तो ग्रीन हाउस गैस उसमें से निकलती है, तो भस्मीकरण होगा तो ग्रीन हाउस गैस तो निकलेगी, लेकिन इन्होंने बोला ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलेगी, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गई। अब इसके गलत होते ही ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। देखो कितना ईजी है, आपको बेसिक नॉलेज के आधार पर आपको सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा ईजी है ये, ठीक है। ये 46 वाला हो गया हमारा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, ठीक है। 67 में क्या है, इसमें बोला हुआ है कि वियतनाम हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर्स, ठीक है। हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। देखो ये चीज हो सकती है क्योंकि क्राइसिस जो चल रहे थे, म्यांमार में आपने सुना क्राइसिस चल रहे थे, श्रीलंका में सुना आपने क्राइसिस चल रहे थे, वियतनाम के बारे में तो कुछ नहीं सुना ना, तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है, ये चीजें हो सकती हैं वियतनाम के बारे में। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारी ठीक हो गई, ठीक है। अब 1 हमारी ठीक हो गई तो ऑप्शन ए कट गया देखो, और ऑप्शन बी कट गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ऑप्शन 5 वाला जो है, ये स्टेटमेंट 5 जो है, हिंद प्रशांत क्षेत्र का जो सर्वाधिक उत्पाद ई सेवा सेक्टर वियतनाम में, ऐसा तो नहीं है यार। देखो इंडो पैसिफिक रीजन की बात चल रही है तो इसमें इंडिया भी तो आता है, इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया भी आता है, और ई सेवा में ना, ई सर्विस सेक्टर में इंडिया ने बहुत अच्छा अपना रिजल्ट दे रखा है, तो जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं इसमें वियतनाम का ही ज्यादा नाम हो। तो देखो इससे कंफर्मेशन भी हो गई कि ऑप्शन बी हमारा गलत हो गया, ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। अब बचता है सी और डी, ठीक है। जो अब देखो ये जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है, वियतनाम का नेतृत्व तो बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के द्वारा होता है, ठीक है। वियतनाम इज लेड बाय मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, एक फैक्ट है। अब फैक्ट या तो राइट होगा या रॉन्ग,
यहाँ पे अब खेलता है यूपीएससी। फैक्ट या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा, यहाँ पे अब यूपीएससी खेलता है, ठीक है, इसको अभी होल्ड करते हैं। और स्टेटमेंट 3 देख लेते हैं। इसमें बोला है कि वियतनाम का जो आर्थिक विकास है विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण और निर्यात और मुख्य ध्यान से जुड़ा हो रहा है। ठीक है, ये हो सकता है। थर्ड वाला, लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित भी किया है। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था बन रहा है तो आकर्षित भी करेगा। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ इसके मुकाबले ऑप्शन जो ये स्टेटमेंट 2 है इसका वेटेज कम हो रहा है, तो हम जो इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन सी लगाएंगे और यही इसका राइट आंसर है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। ये स्टेटमेंट जो है ये वाला जो फैक्ट है ना स्टेटमेंट 2 का, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये चीजें होंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं, चाय बोर्ड के बारे में, टी बोर्ड के बारे में आते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इसमें लिखी हुई है, चाय बोर्ड सांविधिक निकाय यानी कि स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, इसको भी होल्ड कर लो, हमें कुछ नहीं आता इसके बाद, हमें कुछ नहीं, हमें चाय बोर्ड के बारे में कुछ नहीं पता। अपनी बेसिक नॉलेज के आधार पर आप देखना, इसको सॉल्व करेंगे हम चाय बोर्ड वाले क्वेश्चन। ठीक है, फिर आता है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। अब बहुत से पूछोगे ना, चाय खेती तो है एक तरह से, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ही होगी। ठीक है, अभी इसको भी हम होल्ड कर देते हैं। देखो यहाँ से कुछ ना कुछ बहुत सारे लोग इसमें समझ भी होंगे, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, हो सकता है वो कह दे कि हाँ ठीक है सेकंड वाला ऑप्शन, लेकिन अभी हम इसको होल्ड कर रहे हैं। अभी हमको ये भी नहीं आता, हम तो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता, हम तो बिल्कुल जीरो हैं। ठीक है, चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज है बेंगलुरु में। अब देखो भैया, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि चाय की जब भी हम बात करते हैं, चाय लवर हैं हम, चाय की जब भी हम बात करें तो हमें वही आता है कि लेडीज जो है पीछे अपनी टोकरी लगा के, और चाय की असम की साइड में, नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमने सुना है, कई बार सुना है, चर्चा में है ना, बहुत ज्यादा सुना हुआ हमने नॉर्थ ईस्ट के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर यार बेंगलोर तो होना पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से हमको सोचना है कि हमने चाय के बारे में बहुत सुना है कि असम की चाय और सिक्किम की चाय, दार्जिलिंग की चाय, तो लेकिन असम बैंगलोर तो की चाय तो हमने ऐसा कुछ सुना नहीं, तो इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में तो नहीं होगा, इतनी दूर तो नहीं होगा। तो स्टेटमेंट 3 तो हम गलत कर देंगे यहाँ से। अब स्टेटमेंट 3 के गलत होते ही जो हमारा ऑप्शन है ए कट गया। ठीक है, ऑप्शन सी कट गया। ठीक है, अब बी और डी बचा। ठीक है, फोर्थ वाला स्टेटमेंट अगर हम पढ़े तो इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं। अब यहां देखो थोड़ा सा खेलने वाली बात है, इजीली थोड़ा ना देगा यूपीएससी भी, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो सबसे पहली स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। जितनी भी इस तरह की बोर्ड है ना, ये जो जैसे चाय बोर्ड है, ये स्टैच्यूटरी बॉडी होती है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ये स्टैच्यूटरी बॉडी होती है। तो स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल ठीक है, और स्टेटमेंट 1 ठीक है, तो इसके आधार पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सेकंड वाला इसका नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, एक कॉमर्शियल विभाग के अंतर्गत आएगा, क्योंकि स्टैच्यूटरी बॉडी है, मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आएगी। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली चीज थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये वाला भी कट गया, मंत्रालय इसका ठीक नहीं है, यूपीएससी मंत्रालय ठीक नहीं देता मोस्टली। ठीक है, अगला बचता हमारा क्वेश्चन नंबर 80। इसमें ग्रीन वॉशिंग के बारे में। अब आपने व्हाइट वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग सुना होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसमें पहली जो स्टेटमेंट है, इसमें बोला हुआ है कि मिथ्या रूप से प्रभाव व्यक्त करता है कि करना है कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिक अनुकूली यानी कि इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं। ग्रीन वॉशिंग के बारे में ये स्टेटमेंट 1 जो इसकी है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बस इतना ही था ये। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, और देखो कितनी बेसिक नॉलेज के आधार पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। डेली इसकी सीरीज आया करेगी, इसी तरीके से मैं क्वेश्चंस को लाया करूंगा। मतलब कोई किताबी नॉलेज नहीं होनी चाहिए, बस आपकी बेसिक नॉलेज चाहिए, स्किल डेवलपमेंट चाहिए। जैसे भी होगा अच्छी तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 2022 का हमने पेपर सॉल्व किया है। ठीक है, और भी मैं क्वेश्चन डेली लाया करूंगा, आप डेली सीरीज देखा करो, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली इसी तरीकी स्मार्ट एमसीक्यू सॉल्व जो वीडियो है, लेक्चर है, उसमें बाकी अपना ध्यान रखो। 28 तारीख को अच्छे से एग्जाम दो। थैंक यू।